हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मुझे लगता है कि आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से चल रही होगी और 10 का दम सीरीज हमारी स्टार्ट है। आज सेट 3 लेकर के आया हूं और बिना कोई समय गंवाए चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी सीरीज को और अपनी तैयारी को और ज़्यादा मजबूत करते हैं। ठीक है दोस्तों, और आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है, आपको बताना है। अच्छा देखिए, एक चीज़ मैंने आपके लिए की है कि मैंने इसको आज बाइलिंगुअल रखने की कोशिश की है, जिससे कि आपको लैंग्वेज की परेशानी ना आए, हिंदी इंग्लिश दोनों में आप कंफर्टेबल हों। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज सुप्रीम इन द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। आपको बताना है कि जो भारत में राजनीतिक व्यवस्था है, जो पॉलिटिकल सिस्टम है, उसमें सबसे ऊंची स्थिति किसकी है। सर्वोच्च न्यायालय की है, संविधान की है, संसद की है या धर्म की है। तो देखिए, जो चौथा ऑप्शन है वो तो पहले ही आप रिमूव कर दीजिए, रिलीजन की, क्योंकि आपको पता है कि जो भारत का संविधान है उसकी प्रस्तावना में ही लिखा है कि भारत एक पंथ निरपेक्ष यानी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, तो रिलीजन की तो बात ही नहीं आएगी। बात आती है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट देखिए क्या है, सुप्रीम कोर्ट एक ऐसी संस्था है, उसको एक ऐसी संस्था बनाई गई है जिसका काम क्या है, जिसका काम है कि अगर आपको न्याय नहीं मिल रहा है, आपके न्याय का अतिक्रमण हो रहा है, तो आप कोर्ट की शरण में जाते हैं, आप न्यायालय की शरण में जाते हैं। आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, उस केस में आप जाते हैं। तो एक प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय क्या है, प्रहरी है, हमारे अधिकारों का प्रहरी है। संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सप्लेन करने की जिम्मेदारी उसकी होती है। ठीक है, संसद, पार्लियामेंट, देखिए पार्लियामेंट हमारे यहाँ है और उसकी एक विशेष स्थिति है। पार्लियामेंट का काम होता है विधि निर्माण करना। ठीक है ना, तो अगर ब्रिटेन को देखें तो ब्रिटेन में क्या है कि संसद ही सर्वोच्च होती है। वहाँ नॉर्मल मेजॉरिटी से भी आप कोई भी जो मतलब संसद ने कानून बना दिया वही मेन है। ठीक है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में सबसे ज़्यादा सर्वोच्चता संविधान को दी गई है, कॉन्स्टिट्यूशन को दी गई है। हमारे यहाँ संसद भी कोई ऐसा काम नहीं कर सकती जिससे कि संविधान का जो मूल ढांचा होता है, संविधान का जो कंसेप्ट है वो खत्म हो जाए। ठीक है, यानी संविधान संशोधन तो संसद कर सकती है। अब आप कहेंगे कि सर आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन की प्रक्रिया है जो कि संसद ही करती है, तो जब संसद संविधान संशोधन कर सकती है तो फिर संसद तो सर्वोच्च हो गई। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ जो भी काम होंगे वो संविधान के दायरे में होंगे, संविधान को देख कर के होंगे। ठीक है ना, मतलब संसद कोई ऐसा नियम या कोई कानून नहीं बना सकती जो कि संविधान को वायलेट करते हों। उस केस में सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, उसको इनवैलिड, अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर देता है। तो भारत में जो भारत की राजनीतिक व्यवस्था है उसमें संविधान सर्वोच्च होता है, इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है ना, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित एक बात आपको ध्यान रखनी है, आपको ध्यान रखनी है आर्टिकल 124। आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया गया है। और इसी के साथ एक चीज आप और याद कर लीजिए, हाई कोर्ट। ऐसे याद कर लीजिए 124, 214, 1 और 2 की पोजीशन अगर चेंज कर देंगे तो 124 में आपको सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट मिलेगा और 214 यानी 214 में आपको हाई कोर्ट मिल जाएगा। ठीक है, एक बात मैं और मेंशन, देखिए मैं फैक्ट तो देखिए बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैं बहुत सारे फैक्ट्स आपको एक बता करके अपने ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करना चाहता। मेरा उद्देश्य है कि सिंपल रखा जाए, जितना सिंपल हो आपके एग्जाम के लिए जो है वो इम्पॉर्टेंट हो, आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो, जितना आप ग्रैब कर पाएँ। ठीक है, तो दो चीज़ें मेरे दिमाग में आ रही हैं, एक तो आर्टिकल 32 और एक है आर्टिकल 226। देखिए आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट, इन्हें मौलिक अधिकारों के लिए, ठीक है, प्रहरी बनाया गया है। अगर आपके मौलिक संवैधानिक उपचारों का अधिकार आपने पढ़ा होगा, अनुच्छेद 32, जिसको वो अम्बेडकर जी ने संविधान की आत्मा भी करार दिया है। तो अगर आपको लगता है कि आपके जो मौलिक अधिकार आपके संविधान ने दिए हैं वो वायलेट हो रहे हैं, आप हनन हो रहा है, सरकार उसका हनन कर रही है, तो आप आर्टिकल 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और आर्टिकल 226 के तहत कोर्ट जा सकते हैं, जहां से कोर्ट 5 प्रकार की रिटें जारी करता है, जो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ाया है। तो अगर किसी ने नहीं देखा है तो सेट 2 जा करके देख ले, पूरा उसको सॉल्व कर ले। ठीक है, उसमें मैंने आपको रिटों के बारे में अच्छी तरीके से बताया है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम। देखिए नामांकन का मतलब यहाँ पे आप वो समझिए, जो आपको पता होगा ना कि राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, जो कि कला से, साहित्य से, खेल से जुड़े हुए होते हैं। तो इन 12 लोगों को जो नॉमिनेट करता है राष्ट्रपति, तो ये जो सिस्टम था वो कहाँ से लिया गया, आपको तो पता ही है कि भारत का जो संविधान है
वो क्या है, वो विदेशी स्रोत उसमें बहुत सारे हैं। मतलब मोर देन मान के चलिए कि 60% तो जो 1935 का भारत शासन अधिनियम था उसी से ले लिया गया था, ठीक है। 1935 में जो अधिनियम अंग्रेजों ने लाया था, तो 60-70% तो वहीं से एज इट इज उठा लिया गया था। बाकी उसके बाद थोड़ा थोड़ा और देशों के संविधान में जो चीज़ें अच्छी थी उसको ग्रैब कर लिया गया, ठीक है। तो आयरलैंड के संविधान से 3 चीज़ें ली गई थी मेनली। एक तो राष्ट्रपति के नामांकन की जो है प्रोसेस जो था, जो 12 सदस्य जो नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट राज्यसभा में, एक तो ये लिया गया था। इसके अलावा 2 चीज़ें और ली गई थी। क्या 2 चीज़ें थी? एक तो है नीति निर्देशक सिद्धांत, जिसको आप डीपीएसपी बोलते हैं, ठीक है ना। ये कहाँ पे है? भाग 4 में है, ठीक है। आर्टिकल जो है 36 से 51। उसके बाद राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल होता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे आगे। तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल होता है वो प्रक्रिया भी, निर्वाचक मंडल की प्रक्रिया भी आयरलैंड से ली गई। इसके अलावा अगर बात करें अमेरिका से क्या लिया गया, तो अमेरिका से आप 2-3 चीज़ें ध्यान रखिएगा। एक तो मौलिक अधिकार का कॉन्सेप्ट, न्यायिक पुनरावलोकन, ठीक है, महाभियोग की प्रक्रिया और उपराष्ट्रपति का पद। ये 4 चीज़ें अमेरिका के संविधान से ली गई हैं। इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड से 3 चीज़ें, पार्लियामेंट्री सिस्टम, एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप, विधि निर्माण प्रक्रिया। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे लिखा है विधि निर्माण प्रक्रिया, और एक चीज़ और है जो जापान से ली गई है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ दिखाता है तो वो जापान से लिया गया है। विधि निर्माण प्रक्रिया यानी लॉ मेकिंग प्रोसेस के बारे में बात की जाएगी तो वो इंग्लैंड से लिया गया है। एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप, आपको पता ही है कि भाग 2 में आर्टिकल 5 से 11, अनुच्छेद 5 से 11, इसमें नागरिकता के बारे में बताया गया है। तो भारत में सिंगल नागरिकता होती है, ठीक है। जैसे भारत में 28 राज्य हैं, ठीक है, इसके अलावा 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो आप केवल भारत के नागरिक होते हैं, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के भी नागरिक होते हैं। वो बात अलग है कि आप यूपी के हैं, एमपी के हैं, तो वहाँ की भी नागरिक हैं, लेकिन आपकी एक सिंगल नागरिकता होती है एज ए इंडियन। जबकि वहाँ पे ऐसा नहीं है, अमेरिका में ऐसा नहीं है, वहाँ पे दोहरी नागरिकता है। एक तो आप यूएसए के नागरिक होते हैं, प्लस उस राज्य के स्टेट की भी नागरिकता आपकी होती है, ठीक है ना। वहाँ पे दोहरी नागरिकता है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? हु कैन सस्पेंड द फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय। अच्छा, अगर इनमें एक ऑप्शन मैं ऐसा दे देता कि इनमें से कोई नहीं, तो हो सकता है बहुत सारे लोग उसको टिक कर देते, क्योंकि आपको पढ़ाया जाता है कि जो मौलिक अधिकार हमें मिले हुए हैं उनको कोई नहीं छीन सकता, हम उसके लिए कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन देखिए, कुछ कंडीशन ऐसी है जिसमें मौलिक अधिकारों का निलंबन किया जाता है कुछ समय के लिए, परमानेंटली नहीं, लेकिन कुछ समय के लिए किया जाता है। वो स्थितियां कब होती हैं? जब आपके देश में इमरजेंसी लग जाए, ठीक है। आपके देश में अगर आपातकाल लग जाता है आर्टिकल 352 के तहत, या वित्तीय आपातकाल तो हालांकि लगा नहीं है, अगर लग जाता है तो कुछ आपकी जो है आर्थिक क्रियाएं बाधित होती हैं। लेकिन मेन अगर 52 हुआ, अगर सशस्त्र विद्रोह हो गया देश के अंदर, या बाहरी कोई आक्रमण हो गया, तो उस केस में मौलिक अधिकार निलंबित होते हैं। हाँ, इसमें एक चीज़ और है कि 2 मौलिक अधिकार जो है निलंबित नहीं होते हैं, वो चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बारे में आगे बात करेंगे। आर्टिकल 21 और आर्टिकल 20 आपका निलंबित नहीं होता। अब इसकी बात कर लें कि आखिर ये करता कौन है? संसद करती है, प्रधानमंत्री करता है, या सर्वोच्च? देखिए, जब आपातकाल लगता है तो सारी शक्ति एक प्रकार से कहिए राष्ट्रपति के हाथ में आ जाती है। तो राष्ट्रपति ही जो है निलंबित कर सकता है और कोई दूसरा नहीं कर सकता है, ठीक है ना। तो मौलिक अधिकारों को निलंबित करने की शक्ति किसमें है? राष्ट्रपति में है, जब आपातकाल लगा हुआ। ऐसे नहीं कि मन आया तुरंत कर दिया निलंबित, ऐसा नहीं, हर चीज़ का प्रावधान होता है। तो आप जितना संविधान पढ़ेंगे, अम्बेडकर जी ने कहा था ना कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। तो आप जितनी नॉलेज आपके अंदर आएगी उतना ज़्यादा आप जानेंगे अपने अधिकार के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। भारत के संविधान अनुच्छेद 15 की बात कर रहा है। एक मूल अधिकार है, आपको बताना है कि किसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा, ठीक है। मतलब आपको पता ही है। देखिए, इसके लिए मैं आपको बता दूं, सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर बता दूंगा और एक मैं आपको टेबल चार्ट दूंगा, उस चार्ट को आप नोट करके बस याद कर लेना है आपको। इसका देखिए आंसर है डी, समता का अधिकार, ठीक है। एक चार्ट मैंने आपको यहाँ पे बनाया हुआ है, इसको आप याद कर लीजिए। देखिए, एक तरफ मैंने मौलिक अधिकार लिखे हैं, एक तरफ मैंने अनुच्छेद लिखे हैं, ठीक है ना।
तो समता का अधिकार, जो समता का अधिकार है अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक, यानी 14, 15, 16, 17, 18, ये सारे अधिकार समता के अधिकार के अंतर्गत आएंगे। ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 19 से लेकर के 22, 19, 20, 21, 22 ये स्वतंत्रता का अधिकार होता है। ठीक है ना। 19 में आपको पता है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस फ्रीडम की बात होती है। ठीक है ना। 21 में आपको पता ही होगा आर्टिकल 21A 86 अमेंडमेंट के तहत जो लाया गया था, बच्चों को लिए अनिवार्य शिक्षा के बारे में बात करता है। उसके बाद आर्टिकल 23-24 शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है ना। तो इसमें एक आर्टिकल 24 अक्सर पूछा जाता है कि बच्चों के शोषण से रिलेटेड, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मानव तस्करी शब्द यूज किया जाता है, किससे मुक्ति दिया गया है, तो आर्टिकल 24 में। तो 23-24 शोषण के विरुद्ध अधिकार। धर्म के स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार 29-30 और 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये आपको टेबल जरूर याद कर लेनी है, यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन एग्जाम में आपको टकराएगा ही टकराएगा। ठीक है ना। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों के मूल कर्तव्य को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी? देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1976 में, उसको लघु संविधान की संज्ञा दी गई क्योंकि बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। ठीक है। तो जब भारत का संविधान बना था तो उसमें हर देशों से कुछ ना कुछ लिया गया, लेकिन रसिया के संविधान से कुछ नहीं लिया गया, तो रसिया काफ़ी नाराज सा हो गया। तो इस वजह से जो है रसिया के संविधान से मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत भारतीय संविधान में जोड़ा गया। ठीक है। तो एक समिति बनी थी जिसे स्वर्ण सिंह समिति बोलते हैं। तो स्वर्ण सिंह समिति ने ही रिकमेंड किया था मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने के लिए। आरंभ में 10 मौलिक कर्तव्य थे, उसके बाद फिर संवैधानिक संशोधन के थ्रू उसमें 86वां 2002 में जो संशोधन हुआ तो एक कर्तव्य 11वां और जोड़ दिया गया। ठीक है ना। और इसमें देखिए एक आपको दिख रही है कोठारी समिति, बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति। अच्छा, एक तो आप याद कर लीजिए, बलवंत राय मेहता समिति और अशोक मेहता समिति ये दोनों पंचायती राज से रिलेटेड है। ठीक है। 1957 में बलवंत राय मेहता समिति और 77 में अशोक मेहता समिति, 1977 में अशोक मेहता समिति बनी थी। तो बलवंत राय मेहता समिति ने बोला कि ऐसा है कि पंचायती राज व्यवस्था 3 स्टेज में होनी चाहिए। ठीक है ना। जिला स्तर पे, क्षेत्र स्तर पे और ग्राम स्तर पे। अशोक मेहता जी ने कहा कि ऐसा है कि इसको केवल 2 स्तर पे रखिए, क्षेत्र स्तर को हटा दीजिए, ग्राम स्तर पे रखिए और जिला स्तर पे रखिए। तो अगर आपसे पूछे कि 2 स्टेज यानी 2 लेयर पंचायती राज व्यवस्था किसने रिकमेंड की थी, तो अशोक मेहता समिति ने। 3 लेयर पंचायती राज व्यवस्था किसने रिकमेंड की थी, तो बलवंत राय मेहता समिति ने। ठीक है ना, 1957 में। और अभी जो पंचायती संशोधन हुआ था 73वां संशोधन, तो वो 3 लेयर के लिए उसमें बात हुई थी। ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। कोठारी समिति, कोठारी समिति किसके लिए बनी थी? कोठारी समिति वैसे 2 बनी थी, एक 1964 में, 1974 में। ठीक है। एक शिक्षा के रिलेटेड बनी थी। ये कोठारी अगर आता है तो आप एक बार याद रखिए, शिक्षा से रिलेटेड होता है। आपको शिक्षा से रिलेटेड जो ऑप्शन होगा उसको टिक कर देना है। ठीक है ना, ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। बाकी क्वेश्चन और क्या आता है एग्जाम में, क्या ऑप्शन है, उस पर भी डिपेंड करेगा, क्योंकि कई बार होता है एक ही नाम से कई समितियां बनी होती हैं, तो डिपेंड करता है कि किस सन की बात कर रहा है, किस रिस्पेक्ट में बात कर रहा है। जहाँ क्वेश्चन आएगा तो हम आपसे चर्चा करेंगे। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? देखिए कुछ यहाँ पे दिए हुए हैं, आपको बताना है कि इसमें से फंडामेंटल ड्यूटी क्या है। ठीक है ना। पहला है न्यायपालिका से कार्यपालिका पृथक्करण। ठीक है। ठीक है। न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण आता है आर्टिकल 50 में, अनुच्छेद 50 के अंतर्गत आता है, इसको याद कर लीजिए। और ये DPSP यानी नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर होता है, पहला नहीं होगा। हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना, वो महत्व प्रदान करना, बिल्कुल ये लग रहा है ये हो सकता है। आइए तीसरा देख लेते हैं। बच्चों के लिए मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा, आर्टिकल 21A 21A मौलिक अधिकार है ये। ठीक है। और अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना, ये आर्टिकल 17 आपको पता है, ये आर्टिकल 17 ये भी मौलिक अधिकार है। तो पहला आपका DPSP यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नीति निर्देशक सिद्धांत है, आर्टिकल 50। तीसरा और चौथा आपका है मौलिक अधिकार, जो बी वाला आंसर है वो सही है, वो आपका मौलिक कर्तव्य है, टू प्रिजर्व एंड वैल्यू द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये जो मैं बताता जा रहा हूँ ये नोट भी करते जाइएगा। जैसे मैंने बता दिया ना कि न्यायपालिका से कार्यपालिका पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशरी, तो ये आर्टिकल 50 ऐसे लिख लीजिए इसके आगे, आर्टिकल 50
DPSP। तो वो शॉर्टकट में आपका एक नोट भी बन जाएगा, दिमाग में बना भी रहेगा, ठीक है ना। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए? ठीक है, भारत 1947 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, संविधान बना हमारा, और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया। संविधान लागू होने के बाद फिर संविधान के अनुसंगत चुनाव होने थे, ठीक है। अब क्योंकि पहली बार भारत में चुनाव होने थे, उस समय शिक्षा भी इतनी ज़्यादा नहीं थी, एक सदस्यीय चुनाव आयोग था, सुकुमार सेन उसके अध्यक्ष थे, चुनाव आयुक्त थे, तो काफ़ी समय लगा इसको करने में। तो ये जो चुनाव थे वो स्टार्ट हुए थे अक्टूबर 1951 में, 1951 अक्टूबर में, और ख़त्म हुए थे फरवरी 1952 में। तो ऑप्शन देख के भी आपको सॉल्व करना है। कहीं पर अगर मान लीजिए 52 ऑप्शन में नहीं है, केवल 51 है, तो आप 51 टिक कर सकते हैं। हालांकि सॉरी, क्वेश्चन को भी पढ़ना है, क्योंकि स्टार्ट 51 अक्टूबर में हुआ था, ख़त्म फरवरी 52 में हुआ था। तो कैसा क्वेश्चन है उसको देखते हुए इसका तो राइट आंसर हो जाएगा 1952। और मैं डेट भी दे देता हूँ, 25 अक्टूबर 1951 को स्टार्ट हुआ था और 12 फरवरी 1952 को ये इलेक्शन आपका कई फेजेस में ख़त्म हुआ था। क्योंकि भारत एक विशाल देश, आपको पता ही है, एक दिन में सारी जगह इलेक्शन करवा पाना संभव ही नहीं है। आज भी संभव नहीं है, जब इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी हो गई है, उस समय की तो बात ही क्या थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के अपेक्षाकृत अधिक अधिकार प्राप्त हैं? आपको बताना है कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लोकसभा को ज़्यादा प्रिविलेज मिलता है, ठीक है, क्योंकि लोकसभा निम्न सदन होती है, जो प्रतिनिधि होते हैं वो जनता द्वारा चुने जाते हैं, तो उनकी बात का वजन ज़्यादा होता है। लेकिन एक केस ऐसा है जिसमें राज्यसभा का वजन ज़्यादा होता है, ठीक है। तो धन विधेयक, देखिए मनी बिल आर्टिकल 110 में है, लेकिन मनी बिल हमेशा लोकसभा में ही लाया जाता है, ठीक है। राज्यसभा का केवल इतना रोल है कि अगर मनी बिल वहाँ पे जाता है तो 14 दिन तक उसको रोक सकते हैं, ठीक है। 14 दिन के बाद वापस भेजना है, नहीं भेजेंगे तो पारित हुआ मान लिया जाएगा। नॉन मनी बिल, इसमें भी लोकसभा को ही ज़्यादा अधिकार मिला हुआ है। संविधान का संशोधन, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो दोनों में होना चाहिए, राज्यसभा में भी होना चाहिए और लोकसभा में भी होना चाहिए, कोई ऐसा नहीं है कि किसी को ज़्यादा कम। जो ऑप्शन नंबर सी है ये राइट आंसर होगा, नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करना। इसके लिए बस आप एक आर्टिकल याद कर लीजिए, अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 312 आर्टिकल 312, इसके अकॉर्डिंग जो है जो नई अखिल भारतीय सेवाएं होती हैं, जैसे IAS IPS के बारे में आप सुने होंगे। अब सपोज दैट जैसे IAS IPS एग्जाम होता है, FS होता है, अब कल को अगर भारत सरकार सोचती है कि एक नई कोई हम ऐसी सेवा स्टार्ट करें, तो उसके लिए आर्टिकल 312 के तहत राज्यसभा में प्रस्ताव आएगा तो ही वो पॉसिबल हो सकता है, ठीक है ना। तो राज्यसभा को ही वो पावर दिया गया है, कुछ सोच समझ के ही दिया गया होगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, मनी बिल के बारे में अनुच्छेद 110 मैंने आपको बता दिया, इसको देख लीजिएगा। कौन राष्ट्रपति के चुनाव में तो मतदान नहीं करते? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिएगा, कई लोग गलत करेंगे इसको, ठीक है। अब कह रहा है कि राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं करते हैं, परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं, ठीक है ना। राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है उसमें शामिल नहीं होते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचक मंडल में होते हैं। तो अब आप दिमाग लगाइए कौन होते हैं। देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन शामिल होते हैं? जो निर्वाचित सदस्य होते हैं विधानसभाओं के, ठीक है, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, यानी राज्यसभा लोकसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं और जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। मनोनीत सदस्य पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। लेकिन चूंकि उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का चेयरमैन भी होता है, ठीक है ना। उपराष्ट्रपति क्या होता है? राज्यसभा का चेयरमैन भी होता है। इसलिए राज्यसभा के चुनाव में जो मनोनीत सदस्य हैं संसद के, वो भी पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। जबकि मनोनीत सदस्य को वोट देने का अधिकार नहीं होता है राष्ट्रपति के चुनाव में, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में उनके पास अधिकार होता है। जो राज्य विधान परिषद के सदस्य होते हैं उनको किसी में वोट देने का अधिकार नहीं होता है, ना तो राष्ट्रपति और ना ही उपराष्ट्रपति, ठीक है ना। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सांसदों के वेतन का निर्णय कौन लेता है? ठीक है, आप लोग भी सोचते होंगे कभी कभी कि हु डिसाइड द सैलरीज ऑफ MP। ये जो MP बनते हैं, जो MLA होते हैं, आखिर लोग की पेमेंट वेतन कौन डिसाइड करता है? ठीक है, तो देखिए कौन डिसाइड करेगा? विधि बनाने की जो है अब मंत्रिपरिषद, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो डिसाइड करेगी ही नहीं। अब भाई अगर मान लीजिए कोई दूसरी सरकार है और केंद्रीय मंत्रिपरिषद ने डिसाइड कर दिया, तो जो दूसरी सरकार के जो
लीडर विपक्ष के नेता हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन, चाहे जो भी एमपी हैं, एमएलए हैं, वो हल्ला करने लगेंगे, ठीक है, कैसे हुआ क्या हुआ। तो ये सारे लोग जब अपनी वेतन की बात आती है ना, तो पार्लियामेंट में बैठ के बहुत अच्छे से डिसाइड करते हैं, खूब अच्छे अच्छे प्रिविलेज लेते हैं, ठीक है ना। कई प्रकार की प्रिविलेज भी मिलती है एमपीज को। तो ये संसद ही डिसाइड करती है, पार्लियामेंट ही डिसाइड करता है, ठीक है ना, कि किसको कितना वेतन मिलना है। तो दोस्तों 10 का दम आज यहीं पे समाप्त होता है। ये थे हमारे 10 क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप कि आपको काफ़ी समझ में आया होगा ये लेक्चर। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहे हैं, आपकी तैयारी जो है धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही है, तो बिल्कुल हमें कमेंट में बताएं और हम कोशिश करेंगे कि इससे बढ़ करके भी आगे करें। देखिए अभी 10 का दम सीरीज स्टार्ट किए हैं, कुछ आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, कुछ और भी लोग हमसे जुड़ जाएंगे, क्योंकि अभी तो बहुत कम सब्सक्राइबर हैं। कोशिश करिए थोड़े सब्सक्राइबर और बढ़ें, और जैसे जैसे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे फिर हम थ्योरी क्लास भी लेके आएंगे, फिर उसके बाद हम मैराथन क्लास भी लेके आएंगे, फिर पूरी होल प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे, आपके लिए जो है पीडीएफ में कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे। तो धीरे धीरे सारी चीज़ करेंगे, बस हमारा हौसला आप बढ़ाते